कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो अपनी जिंदगी में हर कदम पर, इनफैक्ट हर पद पर जो काम उन्हें मिलता है उसे पूरी तरीके से करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो हर काम के साथ अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए हमें हर पल हमारा मार्गदर्शन करते हैं, मोटिवेट करते हैं। आज एक ऐसी ही पर्सनालिटी से आपकी होगी मुलाकात चंडीगढ़ दर्पण में। नमस्कार, मैं निधि हूँ आपके साथ और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़े हैं जो कि रिटायर्ड आईजी हैं, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस से हमारे साथ। और आज हमारे साथ श्री ईश्वर सिंह जुड़े हैं। सर, सबसे पहले वेलकम है आपका आज के इस कार्यक्रम। धन्यवाद निधि, बहुत बहुत। सर, 38 साल आपने दिए हैं आईटीबीपी को और दुहन जी आपने उसके बाद भी इतना काम किया है सोसाइटी के लिए। इनफैक्ट इतनी एनर्जी आपके अंदर है कि आप एजुकेशन को लेकर आपने खुद को भी एजुकेशन के साथ जोड़ा है और उसके साथ साथ विमेन एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है, यूथ के लिए बहुत काम किया है। मोटिवेशन, आप जहाँ जाते हैं अपने साथ एक मोटिवेशन की एनर्जी लेकर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने का जो ये एक्सपीरियंस है, ये आप अपने अंदर अपने आप को सबसे पहले खुद मोटिवेट करते होंगे। जी बिल्कुल। मैं 31 जुलाई 2023 को रिटायर हुआ हूँ और रिटायर होने के बाद मेरा ये ध्येय बन गया जी कि अब मैं सोसाइटी को कुछ दूँ, क्योंकि भगवान की कृपा है कि मेरे बच्चे वेल सेटल्ड हैं और मेरी बड़ी बेटी आईएएस अफसर है, मेरी छोटी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा बेटा यूएसए में टीचिंग कर रहा है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में। तो मेरे बच्चे जैसे कामयाब हुए हैं, एक गांव के परिवेश से मैं आया था। ऐसे मैं चाहता हूं कि गांव के परिवेश से और बच्चे जो है वो कामयाब हों और उनको प्रॉपरली गाइडेंस मिले। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कैसे उसने पढ़ना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। जैसे मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन होगी, उसके अलावा भी बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं जो शायद हमारे टाइम पे नहीं होते थे। मैंने कई के बारे में जो आर्टिकल लिखे गए हैं उसमें पढ़ा है कि आप गांव की पृष्ठभूमि के साथ अपने जुड़ाव को भी बताते हैं और ये भी कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रूट्स तक पहुंचे और वहां से हम अपने देश को फिर से तरक्की की एक और राह पर लेकर जा सकते हैं। जड़ों से जुड़ना तो बहुत ज़रूरी है और सर्विस के दौरान जो 37 साल से ज़्यादा मैंने सर्विस की है जी, उससे पहले मैं एजुकेशन कर रहा था और 1975 से मैं हॉस्टल में हूँ। अच्छा। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 50 साल में गांव से और अपने इलाके से बाहर रहा हूँ। तो यही उद्देश्य था कि अपनी जड़ों से जुड़ें। फिर भी आप गांव की बात करते हैं हमेशा, वो एक रूट्स में रहता है। जी जी जी। मेरे पिताजी डॉक्टर थे। डॉक्टर के बाद जब रिटायर हुए तो मेरे दादाजी थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जितना दशक मैंने दिया उतने दशक उन्होंने भी दिए हैं देश की आज़ादी के लिए। और बदकिस्मती से 47 में जब ये राइट्स हुए तो वो डॉक्टर्स भी थे और एक फ्रीडम फाइटर भी थे जी। तो पड़ोस के गांव में समझाने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर वो शहीद हो गई। तो उनका जो वारिस के रूप में मैंने काम करना शुरू किया। सबसे पहले हमारे गांव का जो स्कूल है जी, वो स्कूल मेरे दादाजी के नाम पे हुआ है। बिल्कुल। और उस स्कूल को एक किस्म से मैंने अडॉप्ट किया हुआ है जी। और गांव में उसके अलावा एक लड़कियों का स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है। तो वहां पर बच्चों को मोटिवेट करना, उनकी प्रतिभाओं को सम्मान करना, ये मेरा मेन एक ध्येय बन चुका है। इनफैक्ट हम अपने दर्शकों को आपके जो गांव के साथ जुड़ाव है उसको भी कनेक्ट कर रहे हैं हम अपनी स्क्रीन पर साथ के साथ, जैसे हमारी बातें चल रही हैं। जी सर जी। तो आपने बताया कि आपके फादर साहब जो कि ऑलरेडी देश के नाम उन्होंने अपनी जिंदगी की है, उनके नाम पर उसका नाम रखा गया। जी जी, मेरे दादाजी के नाम पे और उन्के नाम पे मैं आपके दादाजी की मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ ताकि समाज को पता लगे कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने अपना पूरा यूथ जो है हमारे देश के लिए दिया है और आज एक किस्म से हम लोग उनको भूल चुके हैं और उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है हमारी युवा पीढ़ी को। और छोटी सी डिफ़िकल्टी, छोटा सा चैलेंज युवा पीढ़ी में आ जाता है तो उसी में ही वो घबरा जाते हैं, कई बार ऐसा कदम उठा लेते हैं जो कि जो है किसी को नहीं उठाना चाहिए। आत्महत्या तक बच्चे कर लेते हैं। एक छोटी सी
फेलियर को जो है वो फेस करते हुए। जबकि आप देखें इन स्वतंत्रता सेनानियों ने कितने, जब देश में जो राज था अंग्रेज़ों का था और उनको फेस करते हुए उनको स्ट्रगल किया और देश को आज़ाद कराया, तो कितने संघर्ष से वो गुजरे हैं। तो उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तो यूथ अगर पढ़ेगा देश का तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो जहाँ युवा चलता है वहीं देश चलता है। वहीं देश चलता है। अच्छा सर, अगर आईटीबीपी के इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के आपके जो अप्रॉक्सीमेटली 4 डिकेड्स 38 इयर्स आपने दिए हैं इसको, 37+1 जी, तो ये अपने आप में एक ऐसा दौर था जिसमें आप भी आगे बढ़ रहे थे, देश भी आगे बढ़ रहा था और हमारी सीमाओं को और सुरक्षित कर रहा था। तो ये वाला जो आपका दौर था, बहुत टफ एरियाज रहे होंगे, बड़े चैलेंजेस रहे होंगे, क्योंकि ये भी दूरदर्शन एक माध्यम है युवाओं को मोटिवेट करने के लिए। तो आप क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? जब आईटीबीपी मैंने ज्वाइन किया, जब हमारी बॉर्डर पोस्ट के ऊपर हम जो है दिए से दीपक से काम लेते थे। अच्छा। उसके बाद लांटन आए, उसके बाद पेट्रोमैक्स आए, और आज हम देखते हैं आप बॉर्डर के ऊपर बहुत फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। उस समय में हमारा जो राशन है वो घोड़ों पे भी नहीं जा पाता था, बकरियों से जाता था। ऐसे ऐसे छोटे छोटे रास्ते थे और सीमाएं हमारी इतनी दुर्गम थी। अभी सरकार द्वारा इसके ऊपर पूरा फोकस है, और जो हमारे जो गांव है, पहले उसको लास्ट गांव माना जाता था, आज की डेट में उसको प्रथम विलेज माना जाता है कि ये प्रथम विलेज है हिंदुस्तान का, और उसी मुताबिक वहाँ पर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। तो बड़ी डिफ़िकल्टीज़ में हम लोगों ने काम किया है, और आईटीबीपी ने हमेशा जो भी कार्य आईटीबीपी को दिए गए हैं वो बहुत ही दक्षता से आईटीबीपी ने निभाए हैं, और देश को उसके ऊपर गर्व है। और इस बात का हम हर एक को गर्व है, स्पेशली हमारे युवाओं को आपकी इन बातों से मोटिवेशन मिल रही है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि आप खड़े हैं और अब आपकी पूरी टीम खड़ी है। इंडो तिब्बतन हमारी बॉर्डर पुलिस है, आप जैसे कई हमारे वीर योद्धा खड़े हैं, उसकी वजह से हम अपना हर तीज त्योहार सेलिब्रेट कर पाते हैं, हर दिन चैन की नींद सो पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी के हर चैलेंज को समझें, आगे बढ़े। अगर हार मिलती है तो जीत भी मिलेगी, क्योंकि जीत का रास्ता हार ही की तरफ से होकर गुजरता है। जी जी जी, जो भी चैलेंजेस आते हैं, अगर उसमें आपको फेलियर मिलता है जी, उसमें असफलता मिलती है, तो वो एक एक्सपीरियंस दे के जाता है। मुझे लगता है आपके साथ साथ बैठे हुए मुझे भी बहुत अलग मोटिवेशन मिल रही है। जी, उससे आपको जो है मोटिवेशन मिलती है जी, और एक्सपीरियंस मिलता है, और कम से कम जब आप उस राह पे चलते हैं तो आपको उतना राह जो है वापस नहीं जाना पड़ता है। जबकि जो भी इंसान है जो शॉर्टकट अपनाता है, तो वो चीज़ें, वो उसको वो एक्सपीरियंस, अगर वो वहाँ फेलियर हो जाता है उसका, तो वो दोबारा से फिर उस रास्ते पे नहीं जा सकता है। जो उस रास्ते पे चला है, जो मुश्किल राहों पे जो चला है, वही पथिक जो है वो दोबारा से फिर उसके ऊपर चढ़ सकता है। बिल्कुल, हम भी अब अगली राह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और एक ऐसे एक्सपीरियंस के साथ बढ़ रहे हैं जो कि आपके लिए एक सरप्राइज भी है। तो हम आगे आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। जी, ईश्वर सिंह दुहन मेरे साथ मेरे बैचमेट हैं और हम एक अच्छे दोस्त हैं। हमने 1986 में आईटीबीपी की तरफ से बीएसएफ एकेडमी टिकटपुर में असिस्टेंट कमांडेंट की ट्रेनिंग की। श्री दुहन के साथ मुझे 3 बार साथ काम करने का मौका भी मिला। साथ ही साथ श्री दुहन जी को मैंने जब भी अपने पर्सनल कैपेसिटी में देखा कि ही वॉज अ फुली ह्यूमेन एंड वेरी वेरी कोऑपरेटिव पर्सन। कुछ ना कुछ ये सोसाइटी के लिए काम करते रहते हैं। इन्होंने अपने दादा जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम से एक एनजीओ और एक स्कूल खोला है उन्हीं के नाम पे, जिसमें ये बच्चों को मेंटरिंग करते हैं। कई इन्होंने प्रोजेक्ट ले रखे हैं, जैसे कि योगा का, पर्यावरण के ऊपर, और एस्पायरेंट टू सिविल सर्विसेज, उनको भी गाइड करते हैं। जी सर, अब इन्होंने अपने हिस्से की कहानी शेयर कर ली है। जी, तो जी। अब आप बताइए। ये मेरे बैचमेट हैं, और हमने जब आईटीबीपी की सेवा शुरू की तो बीएसएफ एकेडमी में हम लोगों ने साथ में ट्रेनिंग की। हाँ जी। और उसके बाद में जो पहली तैनाती थी
वो भी हमारी साथ में थी। और जो डिफिकल्ट सिचुएशन मैंने बताया जी। कि दीपक से हमने हाँ, शुरू हाँ, किया, दीपक से फिर लालटेन और फिर आगे। हाँ, फिर लालटेन लैंप्स होते थे लैंप्स होते और थे। वो उसको हम पीठ के ऊपर जो रस्सी से बांध के ले जाते थे ताकि टूट ना जाए, क्योंकि रास्ता इतना दुर्गम होता हाँ था। जी, हाँ जी। तो वो हम लोगों ने साथ में अपनी करियर चला है। और ये मेरे दोस्त हैं, एडिशनल डीजी लेवल पे रिटायर हुए हैं और आज उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं। तो दुहन सर, ऐसे वाले सरप्राइजेस हम अपने इस कार्यक्रम में आगे भी लेकर आते रहेंगे जी। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको ये भी बताएं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे भी सपनों के साथ आगे बढ़ रहे हो कि उनको भी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में जाना है। तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके की तैयारी रखें? आईटीबीपी जो है वो एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। और आईटीबीपी अगर करियर को आप चुनते हैं तो आईटीबीपी आपका और आपके परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखती है। और पैसा भी इसमें काफ़ी मिलता है, जिससे आप अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मेरा एग्जाम्पल दे दीजिए कि मैं बॉर्डर एरिया में रहा और आज मेरा अपना मकान है। आईटीबीपी की कमाई से ही मुझे बोस्निया हर्जेगोविना जाने का मौका भी मिला। और आप वाइडली ट्रैवल हो जाते हैं, आपको पूरे देश में इलेक्शन ड्यूटी में, डिजास्टर मैनेजमेंट में और अन्य नक्सलाइट ड्यूटी में ड्यूटी करने का मौका मिलता है। तो आईटीबीपी बहुत अच्छा करियर है, बट इसके लिए मेहनत करें और सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि इतने किस किस तरीके से हम आईटीबीपी के साथ जुड़ सकते हैं। इरादे भी मजबूत होने चाहिए, हौसले भी मजबूत होने चाहिए, उसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम चैलेंज एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी भी रखें, क्योंकि बहुत से ऐसे एरियाज़ रहे होंगे, क्योंकि सीमावर्ती एरियाज़ में आपने काम किया है। तो मैं चाहती हूँ दर्शकों के साथ शेयर करें कि कौन कौन से टफेस्ट एरियाज़ रहे, चैलेंजिंग भरे एरियाज़ रहे। आईटीबीपी की जितनी भी डिप्लॉयमेंट है वो किसी न किसी वजह से चैलेंजिंग है रही हैं। चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी हो, जिसमें जम्मू कश्मीर की ड्यूटी हो, या फिर एंटी नक्सलाइट की आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ड्यूटी हो, या फिर बॉर्डर पे आपकी ड्यूटी हो, या माउंटेनियरिंग आप कर रहे हैं, राफ्टिंग आप कर रहे हैं, हर जगह आपको चैलेंजेस है। और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है। आपके जवानों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग होती है। आपको उस टाइम पे निर्णय लेना होता है कि इस टास्क को हमने किस ढंग से पूरा करें ताकि हमारे जवानों को भी कोई नुकसान ना हो और हमारा टास्क भी पूरा हो जी। तो उसके लिए जो है मेंटल टफनेस होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमें ट्रेनिंग में तैयार किया जाता है किस तरह से आप अपनी सब ड्यूटीज़ को सक्षमता से कर सकते हैं। मोर देन 37 ईयर्स आपने दिए हैं, इस दौरान आपने भी बड़ी सारी चीज़ें इसके साथ सीखी हैं और इनफैक्ट इसके बाद भी सीखी हैं। जब रिटायरमेंट की बात आती है तो ऐसा लगता है कि हमने बड़ी सारे काम कर लिए, अब हम थोड़े से फुर्सत के पल बिताएंगे, लेकिन आपने यहाँ पर भी फुर्सत से नहीं बैठने की ठानी, बल्कि आपको लगा कि सोसाइटी को गिविंग बैक करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली यूथ को लेकर, स्पेशली लड़कियों को लेकर, एजुकेशन को लेकर। सर, आपने बहुत सारा काम किया है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन है वो आपने, कोई ऐसी जगह नहीं रही जहां आपने इसके बारे में बात ना की हो, मोटिवेट ना किया हो। निधि जी, मैं जो है ये मानता हूँ अगर जिस भी इंसान का गोल ना हो तो फिर जीने का मज़ा नहीं है। आप रिटायर हो गए हैं लेकिन टायर्ड नहीं हुए। तो इसी फिलोसफी पे मैं तो समझता हूँ आप तो रीट्राई करी जा रहे। मैं समझता हूँ कि मैं जो है वो ज़िंदगी के अपने मध्य पड़ाव में हूँ। अभी बहुत कुछ मैंने जो है समाज को देना है। समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब समाज को बहुत कुछ देने का समय आ गया है। और जो एक्सपीरियंसेस और जो चैलेंजेस फेस करके और जो लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो मुझे मिले हैं, मैं चाहता हूं कि वो यूथ को ख़ास तौर पे शेयर किए जाएं ताकि यूथ छोटी छोटी जो चैलेंजेस, छोटी छोटी फेलियर्स के ऊपर वो हतोत्साहित ना हो पाए। तो यही मेरा प्रयास है और इसी में मैं काम कर रहा हूँ। मैं स्कूल्स में काम करता हूँ, यहाँ पंचकुला में भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। अभी रिसेंटली मैं मोरनी में गया था, 2 दिन वहाँ बच्चों को मोटिवेट किया। तो मुझे उससे एनर्जी मिलती है जब बच्चे मेरी बात सुनते हैं। जब बच्चों के चेहरों के ऊपर जब बैठते हैं तो ऐसा उत्साह नहीं दिखता है। और जब वो
क्लासरूम से बाहर निकलते हैं और जब मैं उनको देखता हूँ कि ये एक बड़े उत्साहित और एक बड़े प्रेरित जो है होके वो निकलते हैं, तो मेरे लिए जो है वही बहुत खुशी की बात है। क्योंकि आप उनके लिए दीपक भी बने हैं, लालटेन भी बने हैं, बल्ब भी बने हैं, और आपने उनकी जिंदगी का सूरज भी इनफैक्ट मोटिवेशन से। जी जी, जिंदगी में जो है वो दूसरे को आप कुछ दें और कोई आपकी मोटिवेशन से कोई कुछ बन पाए, इससे बड़ी खुशी मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे लिए कुछ होगी। तो बेटियों को लेकर, एजुकेशन को लेकर हमने ये देखा है कि अभी जितने भी रिजल्ट भी आए हैं, सीबीएसई का, आईसीएसई का, या फिर जो भी हमारे सरकारी जो हमारे एजुकेशन बोर्ड है उनके भी रिजल्ट आए, उसमें लड़कियां काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। तो इनफैक्ट आप भी 2 बेटियों के प्राउड फादर हैं, तो घर के माहौल से लेकर सच में जागृत करना बच्चों को, बच्चियों को, ये एक कैसा एक अलग सा एक्सपीरियंस रहता है आपके लिए? देखिए, मैंने देखा है, अपने पेरेंट्स को देखा है, मेरी जो सिस्टर को उन्होंने पढ़ाया तो बहुत चैलेंजेस और बहुत ऑब्स्टेकल्स उनको फेस करने पड़े कि लड़की बाहर जाएगी, ख़राब हो जाएगी, और इतना रास्ते नहीं है, पैदल जा रही है, कभी रेहड़ी के अंदर आ रही है। तो लेकिन मेरे पिताजी ने मेरी बहन को पढ़ाया और वो उसके बाद में टीचिंग प्रोफेशन से रिटायर हुई है। तो अभी जो हमारे समकक्ष जितने भी हैं, वो सब जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं समझते हैं, लड़का हो या लड़की हो। और हरियाणा जो है इसके लिए जो है बहुत इनफेमस था कि लड़कियों का रेशियो बहुत कम था एज कम्पेयर टू बॉयज़, क्योंकि लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता था। और इसके लिए सरकार ने लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ जो कैंपेन चलाई, और उसमें जब इनको मौका मिला, लड़कियों को मौका मिला, तो उन्होंने उपलब्धियां और उन्होंने जो है अपना सब कुछ करके दिखाया है। मैंने यहाँ ट्रेनिंग में भी देखा, मैं कमांडो में यहाँ आईटीबीपी में जो बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर जो लड़कियाँ कमांडो कोर्स करने आती थी जी। तो उसमें से अधिकतर फेल हो जाती थी। फिर मैंने लड़कियों को ये मोटिवेशन लेक्चर लिया कि आप में क्या कमी है। आपके कमी मैं समझता हूँ कि वो आपका दिमाग में है, मेंटल ब्लॉक है जो आप पार नहीं कर पा रहे हैं कि मैं लड़की हूँ, मैं कर नहीं सकती हूँ, जबकि अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और जो हमारा टेरेन है, जो हमारी ड्यूटी होगी, वो जो है वो सेक्स स्पेसिफिक नहीं है। वो लड़कियों के लिए वही चैलेंज है, लड़कों के लिए वही चैलेंज है। अगर सामने खाई आ गई तो लड़की को भी पार करना पड़ेगा, लड़कों को भी पार करना पड़ेगा। कल सोचें कि लड़कियों के लिए तो ओलंपिक स्टैंडर्ड भी अलग हैं, लड़कों के लिए अलग हैं, लेकिन अगर फोर्स में आई है तो फोर्स में एक एक्स्ट्रा उसको जोर देना पड़ेगा। और लड़कियों में, औरत में जो है वो है, आदमियों से ज़्यादा है, ये मैं मानता हूँ, और ये मैंने देखा, अपने बच्चों में देखा है। और उसके बाद वो सब लड़कियां पास हुई। हमारे डीजी साहब आए, अरोड़ा साहब, उनसे लड़कियों से बात किया तो वो देवर बबलिंग विद द एनर्जी। तो ये जो है मोटिवेशन आप करेंगे लड़कियों को। अभी यहाँ एक पंचकुला में सेक्टर 25 की हरियाणा टॉप किया सृष्टि शर्मा। जी बिल्कुल। तो वो इनफैक्ट पूरा इंडिया टॉप है, वो 100% इंडिया टॉपर है, इंडिया टॉपर। तो उसके पेरेंट्स ने उसको मोटिवेट किया और उस लड़की ने करके दिखाया है। बल्कि ऐसा लगता है हर लड़की की अचीवमेंट, मैं बेटी हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी भी अचीवमेंट है। और जैसे सर आपने बात की, तो ये जो मोटिवेशन आपने दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सुर के साथ जो आगे बढ़ती है, तो इसका और क्या इम्पैक्ट रहा है? अगर बात है हरियाणा की, बात है घर की, और बात है एक सरप्राइज की आपके लिए। पापा ने आईटीबीपी में 37 साल ऑफ सर्विस करी, जिसकी वजह से वो हमसे भी काफ़ी दूर रहे, पर उनकी सोच हमसे कभी दूर ना हो सके। उन्होंने हमेशा हमें 2 चीज़ों के लिए प्रेरित किया, एक पढ़ाई, एजुकेशन, और दूसरा स्पोर्ट्स और खेल। हम तीनों अलग अलग फील्ड्स में हैं, पर उन्होंने हमेशा हमें इनकरेज किया कि हम अपनी फील्ड में अच्छा करें। मेरे पिताजी जहाँ भी गए, लद्दाख में, अरुणाचल में, सिक्किम, मेघालय, बॉर्डर में, दूर दूर जगहों में जाके भी लोगों में भारत के प्रति प्रेम की भावना जगाई और सबको आदर सम्मान दिया, सबसे सीखा, और हम सबको भी सिखाया कि कैसे आप शौर्य, दृढ़ता, कर्म और निष्ठा के साथ अपनी जिंदगी के पथ पर बड़े काम कर सकते हो। शौर्य, दृढ़ता, जी, ये सबसे जरूरी है, शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा, है ना।
और इसके साथ ही जो है आप अगर मोटिवेटेड रहें, आप डिसिप्लिन में रहें, तो कोई भी काम आप अच्छे ढंग से अचीव कर सकते हैं। शुरुआत घर से ही होती है, और जब घर की सपोर्ट आपको मिल रही है, आपकी बेटी ने जिक्र किया कि इतने साल हमारे फादर हमसे बाहर रहे, लेकिन दूर रहे, लेकिन वो जो पढ़ाई की बात और खेल कूद के साथ जुड़ने की बात जो हमें बताई, वो ऑटोमेटिकली एक अच्छा लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया और पढ़ाई भी उसके साथ आ गई, जो की फैक्टर है। तो आज के युवाओं को आप आहार का कितना बड़ा रोल है हमारे व्यवहार पर और कितना बड़ा रोल है हमारी अचीवमेंट पर, आप बताना चाहेंगे? देखिए ज़िंदगी में जो है आहार, विहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 4 जो मेन फैक्टर है, इनका बहुत बड़ा रोल है। आहार है खाना, अगर आप प्रोटीन खाना नहीं खाएंगे या फाइबर नहीं लेंगे तो आपका जो माइंड भी पूरी तरह से विकसित नहीं होगा, क्योंकि माइंड भी उसी से विकसित होता है। आपकी बॉडी के हार्मोन्स हैं, आपके बॉडी के जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो आहार पे निर्भर करते हैं। आज हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड हमारे बाज़ार में है। इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी आपकी कंटीन्स में जो सामान मिल रहा है वो जंक फूड ज़्यादा मिल रहा है, उसमें प्रोटीन से जो है पूरित चीज़ें वो बहुत कम मिल रही है। तो ये मैं मोटिवेट करता हूँ कि चाहे आप बाजरा खाएं, सस्ते से सस्ता खाना खाएं, श्री अन्न खाएं, जिससे कि आपका शुगर कंट्रोल होता है, आपका भूख महसूस नहीं होती, आपको क्रेविंग नहीं होती बार बार कोई जंक फूड खाने की। तो आप एक अच्छा संतुलित आहार खाएं, आप जो सीजनल फ्रूट्स खाएं, सीजनल सब्जियां खाएं, जिससे कि दूसरा है विहार। विहार में आता है आपका डिसिप्लिन, आप कैसे रहते हैं और कैसे आप अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे आपकी दिनचर्या है, ये विहार में आता है। कैसे डे आपने प्लान किया अपना? हाँ, विहार ये है कि डिसिप्लिन से आप काम करें, जो आपने डिसाइड किया है अपना टाइम टेबल बनाइए, आप लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, किसी ने आपको हेल्प किया है, आप उसको ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। दूसरा, आपके बेटे ने भी इसका जिक्र किया था कि ये बहुत जरूरी है देश के प्रति और जो हम सोसाइटी के प्रति वो काम हम करते जाए। अभी हम देखते हैं, जैसे बेटे ने बताया है, हम जनरली सोचते हैं कि समाज ने हमें क्या दिया है, हमें क्या दिया है, जबकि हमें देखना चाहिए कि हमने क्या दिया। खास तौर पे हमारे जैसे लोग हैं जो अच्छे फाइनेंशियली सरकार द्वारा सपोर्टेड है, वो जो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बिजनेसमैन हैं जो कि बहुत जो है अच्छा उनके पास धन है, अच्छा उनके पास रिसोर्सेज हैं, उसको समाज में शेयर कर सकते हैं और समाज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि समाज आगे बढ़ेगा, कल अगर उसके आसपास जो है वो इस तरह के लोग हो जाएंगे कि उनका जीना भी दुभर हो जाए, तो वो कैसी जिंदगी रहेगी। आपको समाज को जो है सर्वांगीण आपको उसको प्रोग्रेस लाने की आवश्यकता है, मैं ये समझता हूँ। मेरे को वो पंक्तियां याद आ गई थी कि हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। क्या है अर्पण, बिल्कुल ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, अभी हमारे पास एक अनदर और सरप्राइज है आपके लिए, क्योंकि उससे भी हमें बहुत कुछ मिलने वाला है और जानना चाहेंगे आपका रिएक्शन उसके बाद हम। जी, शिक्षा के प्रति इनकी विशेष रुचि है और ये अपनी सर्विस के उपरांत भी इन्होंने 2 मास्टर डिग्री हासिल करके ज्ञान अर्जित किया और मुझे भी उच्च शिक्षा दिलवाई और बच्चों को भी अनुशासन में रखते हुए हायर एजुकेशन दिलवाई, जिससे आज हमारे तीनों बच्चे अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये अपना काम बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। आईटीबीपी में रहते हैं उन्होंने बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के काम सफलतापूर्वक संपन्न किए और अब रिटायरमेंट के दौरान भी लगातार समाज सेवा में लगे हुए हैं। ये एक एप्रिसिएशन बहुत जरूरी होता है जब अर्धांगिनी जो है अर्धांगिनी के बगैर जो है हम अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं। जब मैं बॉर्डर पे तैनात था जी, तो वो सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन में चंडीगढ़ में रह रही थी और उसने बच्चों को देखा। और जब आपके सर्विस के बिगिनिंग के ईयर्स होते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आपके बहुत ज़्यादा हेक्टिक ड्यूटीज़ होती हैं और मैं तो कई बार ये भी भूल जाता था कि मेरी बड़ी बेटी कौन सी क्लास में है, छोटी कौन सी क्लास में। वो पूछना पड़ता था कि अब कौन सी क्लास में होगी, खासतौर पे जब वो 4वीं 5वीं में थी। वो 2-3 साल का ऐसा टाइम था जब मैं कश्मीर में ड्यूटी कर रहा था, तो मेरी वाइफ ने बहुत संभाला है और मैं मानता हूँ कि 90% क्रेडिट उनका है और 10% क्रेडिट मेरा है। ये मंच भी बहुत सही है, आप इसके बारे में बिल्कुल बात
कर सकते हैं। जी जी जी, तो इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और ये बच्चों में हमेशा मस्त रही, अपना काम करती रही और अकेले रही, वो अकेले बच्चों को संभाला और अपने स्कूटर पे जो है बच्चों को छोड़ आती थी। कई बार बस ख़राब हो जाती थी, बस नहीं आ पाती थी, तो यही संभालती थी। पेरेंट टीचर मीटिंग ये अटेंड करती थी और बच्चों को 3-3 बच्चों को संभालना और 3-3 बच्चों की पूरी रिक्वायरमेंट का ख्याल रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं जो है इनके प्रति कृतज्ञ हूँ और मैं अपना ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ कि ये मुझे जो है वाइफ मिली, और शायद संतोष नहीं होती तो शायद हमारे बच्चे इतने कामयाब नहीं होते। एक्चुअली वो अपने नाम की बात है, संतोष आपकी जिंदगी में इसीलिए, जिंदगी में संतोष की वजह से आया है। जी। अच्छा सर, मैम ने जिक्र किया था इसमें आपकी एजुकेशन को लेकर जो आपका लगाव है, प्यार है। आपने पढ़ाई की, आपने और पढ़ाई की, आपने जियोलॉजी के साथ आप जुड़े, फिर उसके बाद आपने मास कम्युनिकेशन के साथ भी जुड़े। तो ये जो ज़ील है, ये जो उत्साह है आपका इसको लेकर, तो ये कैसे? मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा जो रुकना है नहीं है ना? रुकना नहीं है। और जो शिक्षा है, हाँ। रिटायरमेंट के बाद मैंने एग्जाम दिए और मैं पास किया। जी। जो शिक्षा है, शिक्षा आपको जो है समझदार बनाती है, आपकी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करती है, आपकी डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाती है। और इसलिए मैं हमेशा शिक्षा के साथ जुड़ा रहा। कुछ सिलेबस मैं नहीं कर पाया, मैं ला किया यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी से 2 साल, लेकिन मैं बॉर्डर एरिया में डिप्लॉयमेंट की वजह से उसको नहीं पूरा कर पाया। लेकिन जो 2 साल मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने उसको मेरे पूरी सर्विस में काम आया। मैं कोई भी निर्णय लिया, जैसे कोई डिसिप्लिन की कार्रवाई है, तो उसमें मैंने उनके हित को भी ध्यान रखते हुए, उनको पूरा लिबर्टी देते हुए, पूरा जो ह्यूमन राइट का पक्ष को देखते हुए और लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस को देखते हुए उस तरह से न्याय दिया। और जिसकी वजह से जो है कोई ऐसा केस नहीं हुआ जिसकी वजह से जो है मुझे ऐसा देखना पड़े कि कोई डिसीजन मैंने गलत लिया है। तो जब कोविड के दौरान पे मैंने मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस किया, क्योंकि उसमें मैं आधा दिन हम लोग ऑफिस जाते थे और हाफ डे हमारे पास फ्री होता था, तो फ्री टाइम में क्या करें। मैं समझता हूँ कि बिजी पर्सन इज हैप्पी पर्सन। तो आदमी को व्यस्त होना बहुत ज़रूरी है और गोल और ध्येय होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर वो दोनों चीज़ रहेगी तो आपको करने के लिए कुछ है, तो आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आप सुबह जल्दी उठेंगे, तैयार होंगे, आप किताबें पढ़ेंगे, आप दूसरे के काम में इंटरफियर भी नहीं करेंगे। ख़ासतौर पे जो रिटायर्ड लोग हैं, वो मैं देखता हूँ कि वो फिर जब कुछ करने के लिए नहीं होता तो वो पत्नी के काम में इंटरफियर करेंगे, बच्चे के काम में इंटरफियर करेंगे, ये ऐसे कर लो, वो ऐसे कर लो, जबकि वो तो कर ही रहे थे। आप जब सर्विस में थे, जब वो अच्छा काम कर रहे थे, तो अब आप अगर उस टाइम पे क्योंकि आप व्यस्त थे तो आप उनको टुकाई नहीं करते थे। अभी आपको व्यस्त होने की जरूरत है, चाहे आप वॉक करें, चाहे कोई इस तरह की हॉबी रखें। तो मैं समझता हूँ कि जैसे सामाजिक कार्य में कर रहा हूँ, तो हर दूसरे दिन मैं कहीं ना कहीं जाता हूँ, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ या कहीं गेस्ट ऑफ ऑनर या चीफ गेस्ट बन के जाता हूँ, तो बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, तो वाइफ भी खुश रहती है। तो मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन मस्ट है। मैंने अपनी वाइफ को भी एजुकेट कराया ताकि जिस तरह की सर्विस हमारी है, हमें कुछ भी हो सकता है, तो अब कुछ हो जाता है तो कम से कम वो इस पोजीशन में हो कि वो आगे अपना जीवन यापन जो है इंडिपेंडेंटली अच्छे ढंग से कर सके। आपने बड़ी ज़रूरी बात बताई है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इसी बात के साथ हमारे कार्यक्रम का हम समापन कर सकते हैं। ना सिर्फ यूथ को मोटिवेट किया है, बल्कि आपने बड़ों को भी मोटिवेट किया है कि ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में व्यवस्थितता को अपनाएं। जितने बिजी रहेंगे उतना हम ना सिर्फ गिविंग बैक टू द सोसाइटी दे पाएंगे, अपने आप को भी हम एक बहुत ही अच्छी लर्निंग के साथ जोड़ सकते हैं। तो व्यवस्थितता हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्री ईश्वर सिंह दूहन जी आज हमारे साथ जुड़े। आज के इस कार्यक्रम में, चंडीगढ़ दर्पण के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब चैनल डीडी चंडीगढ़ के साथ और सैटेलाइट चैनल डीडी हरियाणा, डीडी पंजाबी और डीडी चंडीगढ़ के साथ भी कनेक्ट होकर देख सकते हैं। नमस्कार।